चलिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम स्टडी करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन एटम। देखिए पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं, इफ इन नेचर देयर मे नॉट बी एन एलिमेंट फॉर विच द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज ग्रेटर देन 4, देन द टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी। यानी इमेजिनरी क्वेश्चन है, यानी इमेजिनेशन में किया गया है कि अगर ऐसा हो कि नेचर में n इज इक्वल टू 4 क्वांटम नंबर से बड़ा कोई एलिमेंट मौजूद ना हो तो कितने पॉसिबल एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो देखिए, अगर n सिर्फ 1 हो तो हम 2n² के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 पॉसिबल एटम ले सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2n² के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एक ऐसा एटम हो सकता है जिसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हो, एक ऐसा हो सकता है जिसमें 2 हो, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। अगर n केवल 1 तक हो और अगर n 2 भी हो तो 2n² के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं सेकेंड ऑर्बिट में, 2 × 2 का स्क्वायर। और अगर n 3 भी ले लें तो 2n² के अकॉर्डिंग 9 2 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और अगर हम n को 4 भी ले लें तो 2n² के अकॉर्डिंग 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो पहली ऑर्बिट में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में 8 आ सकते हैं। तो अगर हम n = 1 और 2 ले लें तो टोटल हमारे पास 10 एलिमेंट हो सकते हैं। अगर n = 3 भी अलाउड हो तो थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो टोटल मिला के 28 हो गए। और फिर अगर 4 भी हो गया तो 32 हो गए। तो 32 + 28 इज 60, सो द आंसर इज 60। तो हमारे पास n = 61 का कोई एलिमेंट नहीं हो सकता था, क्योंकि 61 होते ही, क्योंकि इसमें तो 2 से ज्यादा आ नहीं सकते, इसमें 8 से ज्यादा आ नहीं सकते, इसमें 18 से ज्यादा, इसमें 32 से ज्यादा। तो फिर जब ऐसा हुआ तो फिर अगर 61 एलिमेंट हुआ तो उसके लिए तो हमें 5th ऑर्बिट भरनी पड़ेगी ना, और 5th ऑर्बिट इमेजिन किया गया है कि अलाउड नहीं है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? ओके। आगे बढ़ते हैं। In the spectrum of hydrogen atom, the ratio of longest wavelength in Lyman series to the longest wavelength in Balmer series. तो लाइमन की जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, तो लाइमन की जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो है, मान लो λ1। λ1 इज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन। और आपकी जो λ2 है, मान लीजिए वो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर। तो हमें इन दोनों का रेशो निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? रेशो। तो कैसे करेंगे देखिए, तो 1/λ2, पहले मैं बामर को ही ले लेता हूं। तो व्हाट इज 1/λ2? 1/λ2 इज Rz² × 1/। तो बामर की जो सबसे बड़ी वेवलेंथ होगी वो तब होगी जब गैप सबसे छोटा हो। तो बामर में n = 2 में जाना होता है, तो 2 में जाना है और गैप छोटा रखना है, तो 2 2 3, तो 2² - 1/3²। ओके। और 1/λ1 इज इक्वल टू Rz² × 1/1² - 1/2²। तो इसको जरा सॉल्व कर लो मैं। देखिए ये 4 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 36 एलसीएम आ जाएगा। तो 5Rz² / 36। और इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं तो ये 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो 1/1 - 1/4 3/4 हो गया। सो 3Rz² / 4। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो λ1/λ2 आ जाएगा। ये गलती से लग गया था स्क्वायर, ठीक है। 1/λ2 1/λ1 डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो आएगा, इंप्लाइज दैट कर दीजिए आप, λ1/λ2 इज इक्वल टू दिस बाई दिस। तो ये उल्टा हो जाएगा और मैं Rz² तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो यू विल गेट 5/36 × 4/3। So this gives me λ1/λ2 is equal to 5/27। 9 से कट जाएगा ना, 9 3 27। So the answer is 5/27। ओके बच्चों, उम्मीद है आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन पे, वो ये है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम एन ऑर्बिट of level n is equal to 3 to an orbit of level n is equal to 2, the emitted radiation has a frequency। तो अब की बार हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा 1 अपॉन लैम्डा का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको सिखा चुका हूं, r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, या फिर लैम्डा का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा 1 अपॉन में चला जाएगा, ये 1 अपॉन में r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ओके, तो हमें तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू, तो हम यहीं से फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं ना, ऐसे नहीं लिखते हैं। तो दिस इज सी बाई न्यू, लैम्डा इज सी बाई न्यू, सी बाई न्यू, तो दिस बिकम्स न्यू इज इक्वल टू आर सी इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ओके, तो ये न्यू का फॉर्मूला आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू, तो न्यू ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। सो बस सिंपल है। अब हाइड्रोजन एटम है तो Z तो 1 हो गया, तो कुल मिला के न्यू का फॉर्मूला आ गया 3 नहीं है, सॉरी, आरसी इंटू 1 बाई स्मॉल सी इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी अच्छा बन गया। अब इसमें आपको n1 को 2 डालना है और n2 को 3, तो न्यू आ जाएगा हमारा आर सी 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9, एलसीएम 36, सो दिस कम्स आउट टू बी 5 आर सी बाई 36। होपफुली आप समझ गए, 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9, 5 आर सी बाई 36। ओके बच्चों, तो इज इट क्लियर टू यू? क्लियर हो ही गया होगा, तो मैं ये रब कर देता हूं, ठीक है। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। ये है द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द बोर ऑर्बिट इज। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, और टोटल एनर्जी वो होती है माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। ये तो दोनों इक्वल हो गए, लेकिन जब हम रेशियो लेंगे तो k अपॉन ई का रेशियो आएगा -1। ओके बच्चों, सो द आंसर इज -1, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, काइनेटिक हमेशा पॉजिटिव होती है, तो न्यूमेरिकली दोनों इक्वल होते हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन को याद रखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें याद रहेंगी कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो -1 होता है, और काइनेटिक एनर्जी तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो इसलिए किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के ही इक्वल होगी, बट नेगेटिव होगी। क्लियर?